बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाथ मैट्रिक्स और वॉर्शल एल्गोरिथम के बाद हम जो नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्लॉयड्स एल्गोरिथम, या इसको मॉडिफाइड वॉर्शल एल्गोरिथम भी कहते हैं। तो जिस तरह पाथ मैट्रिक्स और वॉर्शल एल्गोरिथम दोनों इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं कि हम एक नोड से बाकी सब नोड्स के ऑल पॉसिबल पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। तो जो मॉडिफाइड वॉर्शल एल्गोरिथम है, जिसको हम फ्लॉयड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, ये ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक नोड से दूसरी नोड तक या बाकी एक नोड से तमाम नोड्स तक, या फिर दूसरी एक नोड ले लें तो वो अपनी सारी नोड्स के साथ हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लॉयड एल्गोरिथम से या मॉडिफाइड वॉर्शल से। तो जो सिंपल वॉर्शल एल्गोरिथम था वो हमें तमाम पाथ देता था, तमाम नोड से तमाम दूसरी नोड तक जितने पाथ एग्जिस्ट करते थे, डायरेक्ट पाथ थे या इनडायरेक्ट पाथ थे जिसमें नोड्स इन्वॉल्व हो जाती थी दरमियान में, तो जितने मैक्सिमम पाथ एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के हो सकते थे वो हमें वॉर्शल एल्गोरिथम या पाथ मैट्रिक्स देता है। और ये भी साथ बताता है कि ये ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड है या वीकली कनेक्टेड है। तो जो फ्लॉयड्स एल्गोरिथम है या मॉडिफाइड वॉर्शल एल्गोरिथम है वो क्या बताता है? वो तमाम नोड से तमाम दूसरी नोड तक जाने के जो शॉर्टेस्ट पाथ हैं वो हमें देता है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ दिस फ्लॉयड्स एल्गोरिथम? दैट इन अ वेटेड डाई ग्राफ, डाई मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ। अभी तक हमने ये देखा है कि हम डायरेक्टेड ग्राफ की हमने सब एग्जांपल किए। जब हमने पाथ मैट्रिक्स बनाया था तब भी हमने डायरेक्टेड ग्राफ लिया है, जब हमने वॉर्शल एल्गोरिथम किया था जब भी हमने डायरेक्टेड ग्राफ लिया था। और ये जो हमारा फ्लॉयड्स एल्गोरिथम है या मॉडिफाइड वॉर्शल एल्गोरिथम भी जिसको हम ये कहते हैं, इसमें भी हम डायग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ ही ले सकते हैं, लेकिन आप ये इक्वली अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में सिर्फ इसलिए ये लिया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन तुमके ईजिली विजिबल होती हैं। अनडायरेक्टेड में हम ये कहते हैं कि अगर 1 से 3 में एरो नहीं होगा, सिर्फ 1 से 3 में अगर एक लाइन लगी होगी तो दैट वुड मीन कि 1 से 3 भी पाथ एग्जिस्ट करता है और 3 से 1 भी पाथ एग्जिस्ट करता है। तो बहरहाल एक ग्राफ में फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि हम हर दो पेयर ऑफ वर्टिसेस या हर दो पेयर ऑफ नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि डायरेक्ट पाथ होगा तो वही शॉर्टेस्ट होगा। जैसे 1 से 3 पे 4 है, हो सकता है कि इनडायरेक्ट जो पाथ हो जिसमें आपके दरमियान में कोई और नोड शामिल हो जाए, वो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो एंड में जो हमारे पास फ्लॉयड एल्गोरिथम से मैट्रिक्स आएगा वो हमें ये बताएगा कि एक नोड से दूसरी नोड तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डायरेक्ट वाला है या उसमें दरमियान में इंटरमीडिएट नोड शामिल होती हैं। So what is the idea of Floyd's algorithm? Construct solution through series of matrices। जिस तरह हमने पाथ मैट्रिक्स में मैट्रिसेस बनाए थे, जिस तरह हमने वॉर्शल में बनाए थे, उसी तरीके से हम फ्लॉयड एल्गोरिथम में या मॉडिफाइड वॉर्शल में हम मैट्रिसेस ही बनाएंगे। एंड लेट्स से कि हम उस मैट्रिक्स का नाम जो है वो डी रख रहे हैं। पाथ मैट्रिक्स में हमने उस मैट्रिक्स का नाम पी रखा था, वॉर्शल एल्गोरिथम में हमने उसका नाम आर रखा था, और यहाँ पे हम इसका नाम क्या रख रहे हैं? डी रख रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने R0, R1, R2, R3, R4 बनाया था वॉर्शल में, उस तरीके से यहाँ पे फिर वही ग्राफ है जो हमने वहाँ पे लिया था। थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं क्योंकि अगेन 4 नोड्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हम D0 से लेके D4 तक मैट्रिसेस बनाएंगे। तो व्हाट वी विल डू, series of matrices D0 to Dn where n is the total number of nodes using increasing subsets of the vertices। यानी increasing subsets का क्या मतलब है कि जो D1 बनाएंगे उसमें सिर्फ 1 नोड शामिल करेंगे, जो D2 बनाएंगे उसमें 1 और 2 दोनों शामिल करेंगे, जो D3 होंगे उसमें 1 2 3, और इस तरीके से D4 जिस तरह हमने वॉर्शल एल्गोरिथम में देखा था। तो यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है वो नज़र आ रहा है आपको। तो जिस तरह हमने वॉर्शल एल्गोरिथम में ये देखा था कि हम हर जो नया मैट्रिक्स बनाते थे उसमें हम ये कहते थे कि जो पिछले मैट्रिक्स में उस रो और कॉलम पे I इज़ द रो एंड J इज़ द कॉलम, तो अगर पिछले मैट्रिक्स में उस रो और कॉलम पे एंट्री 1 होती थी तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में भी वहाँ पे 1 लिख देते थे, और जहाँ पे पिछले मैट्रिक्स में एंट्री 0 होती थी तो हम कहते थे अगर I K पे भी 1 है और K J पे भी 1 है तो फिर हम 1 लिख देते थे। सिमिलरली वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है कि हम जब नया मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले तो हम D0 बना लेंगे, वो तो हम डायरेक्ट ग्राफ से देख के बनाएंगे जिस तरह हमने R0 बनाया था या P0 या एजेंसी मैट्रिक्स 1 बनाया था। तो यहाँ पे हम जब D0 बना लेंगे, जब हम D1 बनाने लगे कि K की वैल्यू 1 होगी तो हम D0 में देखेंगे, जब हम D2 बनाएंगे तो D1 में देखेंगे। तो हर नया मैट्रिक्स हम किस तरह बनाएंगे कि जो पिछला मैट्रिक्स होगा D के माइनस वाला, उस पे जो I J पे यानी उस रो और कॉलम पे जो एंट्री होगी, कॉमा
उस रो आई और के, जो के की वैल्यू होगी, जैसे हम अगर D1 बना रहे हैं तो के की वैल्यू 1 है, D2 बना रहे हैं तो के की वैल्यू 2 है। तो आई के पे जो वैल्यू होगी और जो के जे पे वैल्यू होगी, उन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, तो ये वाली वैल्यू और जो आई जे पे वैल्यू होगी, उन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो हमने ले लेनी है। यानी जो हम न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें जो एंट्री होगी वो पिछले मैट्रिक्स में आई जे पे जो वैल्यू होगी और आई के और के जे पे जो वैल्यूज दो होंगी उनको प्लस करेंगे, तो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी बताया कि जो डी के -1 आई जे पे वैल्यू होगी उससे और जो ये दो वैल्यूज होंगी आई के और के जे, इन दो वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, तो दीज टू वैल्यूज प्लस करके और ये वाली एक वैल्यू, तो एक वैल्यू ये और ये दो वैल्यूज का प्लस, ये दो वैल्यूज हमारे पास फाइनली हो जाएंगी, एक ये वाली और एक इन दोनों का सम। तो उसमें से जो मिनिमम होगी वो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की उस रो और कॉलम में लिखेंगे। वही वाला ग्राफ जो हमने वॉर्शल एल्गोरिथम में देखा था उसी को हम फ्लाइड्स एल्गोरिथम में भी ले रहे हैं। हमारे पास वही मैट्रिक्स है, ए बी सी डी है, तकरीबन मोर और लेस वही, अगर थोड़ी बहुत चेंजेस हों तो हमें नज़र आ रहे हैं सारे डायरेक्ट एजेस। तो हमने ये वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स बनाए, या अगर एजेंसी मैट्रिक्स बनाते तो वेट्स ना लिखते 1 लिख देते, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। तो वेटेड का मतलब ये है कि ए से ए जो है वो आपका कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है या पाथ नहीं है, तो आपने 0 लिख दिया। और ए से बी नहीं है, ए से बी कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो हमने अब 0 नहीं लिखना, इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। बल्कि आप यहाँ पे भी जो आपके वो होंगे सेम होंगे, जैसे ए से ए है, जैसे बी से बी है, जैसे सी से सी है, या जैसे डी से डी है, जो सेल्फ एजेस आप कहते हैं वो सारे आपने 0 लिखने हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ आपका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे आपने क्या लिखना है, इन्फिनिटी लिखना है। सो ए से ए 0 है, ए से बी इन्फिनिटी इसलिए है कि ए से बी कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ए से सी जो है वो हमारे पास 3 है, ए से डी हमारे पास कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ये तो डी से ए है, तो इसलिए हमने इन्फिनिटी। तो जहाँ जहाँ पाथ डायरेक्ट एज नहीं होगा हम वेटेड एजेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए वहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे, और जो सेल्फ एजेस होंगे जैसे बताया जो मैंने डायगोनल जो बन रहा है हमारा, यहाँ पे भी हालांकि एजेस या पाथ नहीं है लेकिन हम इन्फिनिटी के बजाय क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और जब हमारे पास फाइनली वो मैट्रिक्स आएगा, इसको हम डिस्टेंस मैट्रिक्स कहते हैं या डी मैट्रिक्स, ये हमें ये बताएगा कि ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 10 है। सिमिलरली ए से सी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो उसका डिस्टेंस क्या है, 3 है। हम यहाँ से देख भी, ये तो डायरेक्ट वाला ही शॉर्टेस्ट है, लेकिन हम एक तो ए से सी पे 3 की वैल्यू से जा सकते हैं, और हम इसके अलावा अगर हम ए से सी पे आएँ और फिर सी से बी पे जाएँ, फिर बी से ए पे जाएँ, फिर ए से सी पे जाएँ, तो वो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू। तो हमने मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ जो है ना वो एक नोड से दूसरी नोड तक हमें डी मैट्रिक्स लास्ट में देगा। ये लास्ट फाइनल मैट्रिक्स लिखा, अभी हम आगे जाके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने उसी तरीके से जैसे हमने वॉल्शर एल्गोरिथम में लिया था कि ये हमने D0 बनाया या डायरेक्ट मैट्रिक्स से बनाया, जो भी हम ऊपर करके आए हैं कि जो सारे सेल्फ एजेस हैं वो सब 0 लिखने, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता यानी ए से ए नहीं है, बी से बी नहीं है, सी, और जहाँ नहीं है डायरेक्ट एज वहाँ हमने इन्फिनिटी लिखना है, और जहाँ है वहाँ हमने वो वेट लिखना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ए से बी नहीं है, बी से ए 2 है, तो ये हमने बी से ए के नीचे जो है वो 2 लिखा है। सिमिलरली सी से बी के नीचे हमने 7 लिखा है, डायरेक्ट एज जो है, तो सी से बी हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट एज जो है वो 7 है। तो ये हमने डायरेक्ट एजेस लिखे हैं विद नो इंटरमीडिएट वर्टिसेस। अभी हम कोई भी यहाँ पे नोड नहीं ले रहे हैं। जब हम D1 बनाएंगे इसका मतलब है अब आपके पास नोड ए जो है वो अवेलेबल है। यही सेम हमने वॉल्शर एल्गोरिथम में भी किया था। तो हमारे पास कौन सी नोड अवेलेबल है, ए, यानी हम अब ए नोड एज एन इंटरमीडिएट नोड शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हुई है। तो हम ये देखते हैं कि बी से सी यहाँ पे इन्फिनिटी थी, लेकिन अब बी से सी जो है वो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये 5 कैसे आया है, अब हमने बीच में हमने ए नोड को शामिल किया है क्योंकि ए नोड अवेलेबल है। तो 5 कैसे आया, बी से पहले हम कहाँ पे जाएंगे, ए पे, तो 2 ये हो जाएगा, और जब ए से सी पे जाएंगे तो 3 होगा, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली हम जब डी से सी पे डायरेक्ट एज नहीं था, इन्फिनिटी था, अब वो 9 कैसे हो गया, हमने बीच में ए को शामिल करना है। तो हम पहले डी से ए पे जाएंगे, वो आपका 6 हो जाएगा, और फिर ए से सी पे जाएंगे तो वो 3, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब हम दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे D2, तो अब हमारे पास ए नोड भी अवेलेबल है, दैट इज 2, ए और बी दोनों नोड्स अवेलेबल हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी कौन सी वैल्यू चेंज हुई। जो चेंज वैल्यू है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यू चेंज हुई है। पहले सी से ए जो था वो इन्फिनिटी था, अब सी से ए जो है वो क्या है 9 है। तो बी नोड हमारे पास अवेलेबल है, ए तो ऑलरेडी शामिल हो गई। तो बी नोड के थ्रू अगर हम सी से ए तक जाएं तो हम पहले सी से कहाँ जाएंगे, बी पे, तो ये 7 हो जाएगा, और फिर बी से ए पे जाएंगे तो क्या होगा 2, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 9। इसी तरीके से जब हम D3 बनाएंगे तो हमारे पास ए नोड भी अवेलेबल है, बी नोड भी अवेलेबल है और सी नोड भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये डी से बी पे हमने जाना है, तो ये पिछले में इन्फिनिटी था जब हमारे पास सी नोड अवेलेबल नहीं थी। अब हमारे पास यहाँ पे सी नोड भी अवेलेबल है, यानी हम डी से बी तक जाने के लिए ए भी यूज़ कर सकते हैं और सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 16 कैसे आया? हम डी से पहले कहाँ पे गए हैं, डी से पहले हमने जाना है एक्चुअली सी तक, तो 16 आया है। तो डी से बी हमने जाना है, तो हम किस तरह से जाएंगे, यहाँ डी से पहले ए पे जाएंगे 6 हो जाएगा, ए से सी पे जाएंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर सी से बी पे जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब सी नोड अवेलेबल है। सिमिलरली हम इसी तरीके से D4 बनाएंगे जिसपे हमारे पास सारी नोड्स अवेलेबल है। अच्छा, ये तो मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे बता दिया उस ग्राफ से जाके, लेकिन ये तरीका हमने कोई डायरेक्ट नहीं बनाना है। हमने ये वाला जो ऊपर हम ये जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ये करना है कि जब आप D1 बना रहे होंगे तो उस रो और कॉलम पे आप एंट्री कैसे करेंगे। पिछले D0 पे आप देखेंगे कि उस रो कॉलम पे जो एंट्री है और जो I के और K J पे एंट्रीज हैं उन दोनों को प्लस करके इन दो वैल्यूज़ में से जो मिनिमम होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम एक करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कर लेते हैं जिसमें कोई हमारा मिनिमम जो है वो चेंज हो रहा है। ये कर लेते हैं। ये सी से ए पे यहाँ पे आपका 9 लिखा हुआ था, लेकिन अब D4 में हमारे पास सी और ए के नीचे क्या लिखा हुआ है 7 लिखा है ना। अब ये 9 से 7 कैसे बना, हमने मिनिमम वैल्यू लेनी थी। तो हम ये कौन सी रो कर रहे हैं, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं, यानी 3 और 1 कर रहे हैं। हमारा I 3 है और हमारा J क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे पिछले में जाके 3 और 1 पे देखते हैं 9 है, 9, और फिर ये तो I और J हो गया, तो K हमारे पास इस वक्त क्या है, ये 4 है। तो हम 9 तो हमारे पास आ गया I J के हिसाब से। अब हमने I K पे देखना है, तो I हमारा 3 है और K हमारा 4 था, तो 3 और 4 पे हमारे पास 1 है, और फिर हमने K J पे देखना है, यानी 4 और 1 पे देखना है। तो 4 और 1 पे हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 + 1 यानी I K की वैल्यू और K J की वैल्यू जब प्लस होगी तो ये 7 होगी। तो जो हमारे पास I J पे थी वो 9 थी, जो ये वाली आई है प्लस करके 6 और 1 ये 7 है, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 7, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए आपने डायरेक्ट कोई ग्राफ से देख के नहीं बनाना, आपने हर जो नया मैट्रिक्स बनाना है डिस्टेंस मैट्रिक्स उसको पिछले मैट्रिक्स से बनाना है, उसमें इन दो में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखनी है। तो ये जो लास्ट में हमारे पास मैट्रिक्स आया है, दिस इज द टोटल लाइक फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स, जो ये बता रहा है कि ए नोड से हम अगर ए पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये सारे सेल्फ तो थे ही नहीं, ये सारे इसी तरह 0 हैं। तो शुरू में भी हमने इस पे 0, लेकिन अगर होता सेल्फ एज तो फिर हम उसको करते कैलकुलेट, तो वरना अगर सेल्फ एज ना हो तो फिर आपने 0 लिखना है इन्फिनिटी के बजाय। तो ये क्या बता रहे हैं, ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 10 है, ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ 3 है, ए से डी तक शॉर्टेस्ट पाथ 4 है। सिमिलरली सी से ए पे पहले 9 था, अब ये सी से ए पे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 7 है, जिसको हम ग्राफ से यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि सी से ए पे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा क्या है 7। तो हमने किस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, सी से हम डी पे जाएंगे तो 1 और डी से हम ए पे जाएंगे तो 6, तो 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ है, पहले 9 था इसलिए कि वहाँ पे हमारे पास डी नोड अवेलेबल नहीं थे, हमने सी नोड के साथ बनाया था। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले से ये सारे डिस्टेंस मैट्रिक्स जो हैं वो बनाने हैं। तो अब अगर हम इसका कोड देख लें, उसी तरह है जिस तरह वॉल्शर एल्गोरिथम था, वहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट थी ये वाली। उसमें क्या था कि आपने अगर वहाँ पे पिछले मैट्रिक्स में 1 एंट्री थी तो 1 लिखनी थी, अदरवाइज आपने अगर I K पे भी 1 था और K J पे भी 1 था तो आप 1 लिखते थे। यहाँ पे क्या है, वही सारे वेरिएबल्स हैं,
के जे, लेकिन डिफरेंस ये है कि आई जे पे जो वैल्यू है और जो आई के और के जे पे वैल्यू होगी उनको प्लस करके इन दोनों में से जो मिनिमम होगी वो आपने न्यू मैट्रिक्स में लिखनी है। सो अगेन क्योंकि 3 लूप्स यूज़ हो रहे हैं उसी तरीके से, ये भी एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम, ये भी एन टाइम, तो टोटल इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन इंटू एन इंटू एन, एन क्यूब है। अगेन इट इज़ नॉट दैट मच टाइम एफिशिएंट क्योंकि ये एन क्यूब टाइम जो है, यानी जो हमारे पास एन है उसका ट्रिपल टाइम जो है ये टाइम लेगा। लेकिन बहरहाल ये एक एल्गोरिथम है जो कि हमें तमाम नोड से तमाम दूसरी नोड तक जाने के शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्लॉयड्स एल्गोरिथम। थैंक यू।